बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। तो फाइनली क्लास 12 का जो सब्जेक्ट है इंग्लिश कोड, इससे संबंधित आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन विद कंप्लीट मार्किंग स्कीम, जो कि आपके मिड टर्म एग्जाम 2022 से भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसे लेके यहाँ पे हम आ चुके हैं। और पिछली वीडियो में आपका जो सेक्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन पेपर का, उसे हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों ही पार्ट ए बी सी तीनों का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप सभी को देख सकते हैं। इस वीडियो में हमारा जो सेक्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है, इसे हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली सेक्शन नंबर सी में क्या होगा, अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो पता होगा आपको। सेक्शन नंबर सी जो है वो हमारा टोटल जो है वो आएगा हमारा 40 मार्क्स का सेक्शन नंबर सी, जिसमें 16 मार्क्स जो है वो एमसीक्यू के रहेंगे और बाकी 24 मार्क्स हमारे नॉर्मल होने वाले। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं वो क्वेश्चंस किस तरीके के, तो देखो फ्लेमिंगो बुक जो है इसमें से टोटल आपके 5 चैप्टर आने हैं, ठीक है। लेसन 1 2 3 4 5 ये आपके टोटल 5 चैप्टर आने हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे जो आपकी पोएट्री है, इस पोएट्री में से 3 पोएट्री आनी है आपकी ये वाली, और विस्तास बुक से आपके ये टोटल 3 चैप्टर आने। तो इन्हीं से संबंधित आपके क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस लिए गए हैं, किस तरीके से आंसर करना है, सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि टाइमिंग 3 घंटे की हमारी, मैक्स मार्क्स हमारे 80 हैं। सेक्शन नंबर ए हमारा रीडिंग का रहने वाला है, और उसके बाद सेक्शन नंबर जो बी है हमारा, ये हमारा कौन सा होगा, क्रिएटिव राइटिंग एंड स्किल्स का। एक सेकंड, ये रहा सेक्शन बी, क्रिएटिव राइटिंग एंड स्किल्स। हमारा जो मैन है आज की इस वीडियो का वो है सेक्शन नंबर सी। कहाँ गया, आजा भाई। हाँ ये रहा सेक्शन नंबर सी, लिटरेचर। टोटल आएंगे 40 मार्क्स के क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू गिवन बाय आंसरिंग द क्वेश्चन एज दैट फॉलो। 1 into 6 यानी कि एक एक मार्क्स के 6 एमसीक्यू क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो ये जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है, क्या लिया गया है इसे हम पढ़ते हैं एक बार। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep above quiet for us and asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. बेसिकली किस पोएम से लिया गया है, A thing of beauty। अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे देख पाओगे एक एक मार्क्स के एमसीक्यू बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है, देखो, द पोएम डैश इज रिटन बाय डैश एंड द राइम स्कीम ऑफ द कोटेड लाइंस इज। बेसिकली पोएम क्या है हमारी, ए थिंक ऑफ ब्यूटी है। किसके द्वारा लिखी गई है, जोहन केट्स के द्वारा लिखी गई। अब सिंपल सी बात है, ये वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कैसे लिखेंगे हम, द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी is written by John Keats and the rhyme scheme of the quote lines is ABBC, इस तरीके से, ठीक है। इसी में सेकंड क्वेश्चन आता है, a quiet war for us means, यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए एक शांति जो है उसका अर्थ क्या है। तो हमारे लिए शांति का अर्थ ये है, अ पीसफुल प्लेस टू स्लीप, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है हमारे ये राइट होगा। देखो बाकी के ऑप्शन में आपको नहीं ज्यादा बताने वाला हूँ क्योंकि टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा यहाँ पे। सीधा का सीधा राइट आंसर जो रहेगा वो आपको बताता है, ठीक है। तो अ क्वाइट ओवर फॉर अस इट मींस अ पीसफुल प्लेस टू स्लीप। सेकंड कंप्लीट हो गया। थर्ड देखिए क्या है, अ ब्यूटीफुल थिंग डज नॉट पास इनटू नथिंगनेस बिकॉज, यानी कि जो एक ब्यूटी थिंग होती है वो कहीं पर भी खत्म नहीं होती। क्यों, बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम ब्यूटी इज इंक्रीज, यानी कि ब्यूटी जो है वो हमेशा बढ़ती रहती है। ब्यूटी इज इटर्नल एंड लाइफ फॉर एवर। ब्यूटी एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती। तो इस कॉन्टेक्स्ट में a beauty thing does not pass into nothingness because A B, it means C हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बोथ A एंड B, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ देखिए क्या है, लिस्ट द थिंग्स दैट केयर सफरिंग द पेन, यानी कि उन चीजों के बारे में बताओ जो हमें दर्द देते हैं। और डार्क फेसेस ऑफ आवर लाइफ, यानी कि ऐसे चेहरे जो हमारे अंधेरों को दर्शाते एक तरीके से। एडवर्स क्रिस्टमस टेंस, यानी कि इसका मतलब क्या है, बेसिकली ऐसी परिस्थितियां जो प्रतिकूल हो, लूमली डेज, दुखी वाले दिन। तो ये सभी चीजें क्या करती हैं, हमें पीड़ा पहुंचाती हैं, हमें दुख देती हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम, यानी कि उन चीजों की लिस्ट में कौन सा सम्मिलित है, यानी कौन सा इसमें से राइट है जो कि पोएम में बताया गया है। तो पोएम में जो मून है इसके बारे में बताया गया है, जो ओल्ड एंड न्यू ट्रीज है इसके बारे में बताया गया है, डफोडाइल्स, क्लियर हिल्स, मस्क रोजेस, इन सारी चीजों के बारे में बताया जो कि एक तरीके से ब्यूटी के बारे में बताते हैं। तो यानी कि ऑल ऑफ दी अबव, दीज आर ऑल दी आंसर्स इज राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। 6 हमारा क्वाइट ब्रीथिंग सिग्निफाइज द साइंस ऑफ, क्योंकि क्वाइट ब्रीथिंग जो है वो किस चीज को सिग्निफाइंस करती है, तो ये सिग्निफाइंस करती है पीस एंड सिंसियरिटी। ठीक है, क्वाइट ब्रीथिंग इज द सिग्निफाइंस ऑफ द सेंस ऑफ पीस ऑफ सिंसियरिटी। तो इस तरीके से पहली जो हमारी पोएम थी अ थिंग ऑफ ब्यूटी से संबंधित जो आपका ये एक्सट्रैक्ट है जो क्वेश्चन पेपर में लिया गया है, ठीक है ना, ये हमारा एक्सट्रैक्ट है। अब इससे संबंधित जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, सेकंड का ऑप्शन बी है, ठीक है, फिर थर्ड का बोथ ए एंड बी यानी कि सी है, फोर्थ का हमारा ऑल ऑफ द अबव है, फिफ्थ का भी हमारा ऑल ऑफ द अबव है, एंड सिक्स का हमारा पीस एंड सिंसियरिटी। तो एक एक मार्क्स के 6 क्वेश्चन हो। अब इसी के संदर्भ में अथवा में देखो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। ये है बेसिकली, ये माय मदर एट 66 से है। आई लुक्ड अगेन एट हर wan pale at the late winter's moon and felt that old familiar age my childhood is fear, but I said was see you soon amma, all I did was smile and smile and smile। तो सबसे पहले तो what is the familiar age, तो यानी कि उसका परिवार से एक तरीके से हम कह सकते हैं एक परिचित जो दर्द है वो क्या है, तो उसका सबसे जो परिचित दर्द है वो ये है, हर चाइल्डहुड इज फियर लूजिंग हर मदर, यानी कि उसके बचपन का जो सबसे बड़ा डर था कि वो अपनी माँ को खो देगा, ये है इसका फेमिलियर एज। स्माइल एंड स्माइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि किसका एग्जाम्पल है, स्माइल 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 इस तरीके से ये किस चीज का स्माइल है, तो ये स्माइल है रिपीटेशन का, इस चीज का रिपीटेशन, क्योंकि यहाँ पे देखो वर्ड स्माइल 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 ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो क्या है, रिपीटेशन यूज किया गया है। विंटर्स मून इज रेफरेंस टू द मदर्स, यानी कि विंटर्स मून जो है वो मदर्स के रेफर्स में किस चीज के बारे में उपयोग किया गया है, ठीक है, ओल्ड एज, इलनेस, कलर ऑफ स्किन, यंग एज। तो जो विंटर्स मून है बेसिकली ये कलर ऑफ स्किन मदर के रेफरेंस में यहाँ पे यूज किया गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड द पोएट कीप स्माइलिंग, यानी कि पोएट जो है वो स्माइल क्यों करता रहता है, द राइट आंसर इज ड्यू टू हर इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस हर सॉरो। ठीक है, तो ऑप्शन जो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन 4 है, ड्यू टू हर इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस हर सॉरो इसका। अब फिफ्थ हमारा, द पोएम इज मेड अप ऑफ, यानी कि किसने स्टेंजाज में, सेंटेंस में, लाइंस में ये लिखी गई है, तो ये एक सिंगल सेंटेंस में लाइन ये लिखी गई है। माई मदर एट 66 इज रिटन इन अ सिंगल सेंटेंस, ठीक है। अब सेकंड है, शी सून पुट दैट थॉट आउट ऑफ अवर माइंड एट, यानी कि जब वो अपनी माँ के साथ में कार में होता है, उसके अपनी माँ को देखता है, तब किस तरीके से वो अपना माइंड माँ से हटा के किधर को लेके जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सिंपल सी बात है, लुक्ड आउट ऑफ विंडो, यानी कि वो खिड़की जो होती है उससे बाहर देखता है, जो पेड़ होते हैं उनको देख रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से उसका जो माइंड होता है वो यहाँ पे डाइवर्ट। यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर जो 6 रहेगा इसमें आपके 2 रहेंगे, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट पहला जो रहेगा उसमें भी आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, दूसरा जो रहेगा जो अथवा में होगा इसमें भी रहेंगे। द थिंग इज दैट कि अलग अलग मतलब कि टोटल 2 आपसे पूछे जाए, ठीक है। अब आ जाता है विस्तार से, ठीक है ना, ये विस्तार से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, read the extract given below, attempt any one of two given answering the question that follow, 1 into 4 is equal to 4। अब ये है बेसिकली यहाँ से, ठीक है, ये लिया गया है यहाँ से, और ये जो आपका चैप्टर है एंड ऑफ द अर्थ वाला उससे लिया गया, ठीक है। इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं आप इजीली। चलिए एक बार हम पढ़ भी लेते हैं। देखो, द विंटर तिशानी दोषी was part of program called Students on Ice and was taken to Antarctica. She shares her experience and comparison. The aim of expedition
was to take high school children to Antarctica, thereby providing them with a unique educational opportunity to see firsthand the effect of human activities on environment, so that these youngers, when the time comes act यानी कि action का जब time है, will take correct decisions regarding conservation of the environment. Antarctica is the right place to study about the changes in the environment and impact of humanity as a whole. Antarctica holds the secrets of how Earth come to be in this present form. It gives it gives us an insight into how the present landforms come into existence, why certain animals specific comes extinct. तो ये है हमारा एक स्टेप द एंड ऑफ अर्थ वाले से। क्वेश्चन क्या कहता है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन। सिंपल सी बात है, ये कैसा क्वेश्चन है यार, ऑथर ही पूछ लिया, नाम भी दे रखा है, ये होता है थोड़ा माइंड गेम है ना। तो सिंपल सी बात है, किशानी दोषी। सेकंड है, द लेसन रिवॉल्व अराउंड, यानी कि जो लेसन वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है, यानी कि किस चीज के ऊपर इसकी स्टोरी घूमती है। तो इसकी स्टोरी जो है द वर्ल्ड मोस्ट प्रिजर्व प्लेस अंटार्कटिका, इसके ऊपर बेस्ड। सिंपल सी बात है, ये आंसर होगा। फोर्थ है, why has the author called her journey as journey of the end of earth, यानी कि जो ऑथर है वो अपनी जर्नी को पृथ्वी की आखिरी जर्नी क्यों कहता है, तो इसलिए कहता है क्रॉसेस 9 टाइम्स जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज एंड मैनी इकोस्फियर्स टू रीच देयर। ठीक है, यानी कि ऑथर जो है वो अपनी इस जर्नी को एंड ऑफ द अर्थ की जर्नी इसलिए कहता है क्योंकि उसे बहुत सारी चीजों का यहाँ पे फेस करना पड़ा। फॉर एग्जांपल 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, वाटर है, 3 वाटर बॉडीज, इस तरीके से। अगला है, हु वाज गोफ ग्रीन। ये गो GEOFF तरीके से जो वर्ड है, आखिर ये इस चैप्टर में है कौन। तो बेसिकली ये जो है द ग्रोफ ग्रीन, फेल्यू ऑफ द रॉयल कैनेडियन जियोग्राफिकल सोसाइटी एंड द एक्सपोर्ट क्लब। कहाँ का, बेसिकली ये कहाँ का है, रॉयल कैनेडियन जियोग्राफिकल सोसाइटी एंड द एक्सपोर्ट, हाँ एक्सप्लोरर्स क्लब है ये। ठीक है, तो एक एक मार्क्स के 4 क्वेश्चन हो गए आपके ये। अब देखो सेकंड क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, ये है आपका जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, थर्ड लेवल से सब। ठीक है, चलिए इसे भी हम पढ़ते हैं। द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी is an interesting story that is set after the world was. Their story talks about figments of imagination that can be used to escape from reality. Have you ever been? Have you ever been there? It's a wonderful town, still big, still big, still with big old frame houses, hug laws, and terminus trees, old branches meet overhead and roof of streets. And in 1894, summer evenings were twice as long, and people sat out on their lawns. The men smoked cigars and talking quietly. The women rubbing palm fans with their fire files all around in a peaceful world. To be back there with the First World War still 20 years off, and World War Second is this, and this one is the क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस लेसन। ये जो थर्ड लेवल आपका चैप्टर है इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ escapism from the harsh reality of the present। ये है इस चैप्टर की एक तरीके से कहते हैं थीम। सेकंड है, वाई वाज लूसिया 40 वाइफ वरिड। 40 की वाइफ जो है वो किस लिए वरिड है, तो वो इसलिए वरिड है क्योंकि उसे थर्ड लेवल के बारे में सारी चीजें पता है आफ्टर नोइंग अबाउट द थर्ड लेवल। ठीक है, दो क्वेश्चन और कौन से हैं, व्हाट वाज चार्लीज विजन अबाउट ग्लेसबर्ग टाउन। तो क्या विजन है उसका, इसका विजन है चार्ली थॉट दैट ग्लेसबर्ग वाज स्टिल अ वंडरफुल टाउन, यानी कि इसका क्या विजन है, उसे वंडरफुल टाउन बनाना। चॉइस द ऑप्शन दैट
बेस्ट डिस्क्राइब द सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव इन द अबव एक्सट्रैक्ट, यानी कि एक तरीके से सोसाइटी के संदर्भ में किस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेटिव किया गया है, रिप्रेजेंटेड किया गया है इसको। तो ऑर्थोडॉक्स अपर क्लास, क्या बताया गया इसमें, ऑर्थोडॉक्स एंड अपर क्लास के बारे में यहाँ पे समझा। तो दोनों ही क्वेश्चन नंबर 7 के यहाँ पे 4 मार्क्स के, आई होप कंप्लीटली आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो ये हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब है 6 मार्क्स का एक और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जो कि है आपका चैप्टर से। पोएम हो गया, फ्लेमिंगो का विस्तास का चैप्टर हो गया। अब फ्लेमिंगो के चैप्टर से समझिए। देखिए, अब देखो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी 2 होंगे, किसी एक का आंसर हमें करना है। और ये है हमारा एक्सट्रैक्ट, बेसिकली किससे है, फ्लेमिंगो के चैप्टर से। अब ये चैप्टर जो नंबर 5 है आपका इंडिगो, उससे लिया गया है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस बिकॉज, यानी कि जो जो भी वो आपके ऑफिसर्स थे, वो अपने आप को शक्तिहीन क्यों समझ रहे थे, क्योंकि लोग उन्हें सुन ही नहीं रहे थे। दे द क्राउड वाज लिसनिंग ओनली टू गांधी, वो सिर्फ गांधी को सुन रहे थे, ना कि ऑफिसर्स को। द डेमोन्स्ट्रेशन प्रूव्ड दैट, यानी डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो किस चीज को यहाँ पे प्रूव्ड करता है, तो प्रूव्ड करता है ग्रीड इंस्टिल्ड इन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस had begun to listen। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड है हमारा which style form those given below, यानी कि इनमें से किस चीज का यूज किया गया ऑथर के द्वारा, जब वो कहता है apparently the authorities wish to consult their superiors। तो यहाँ पे वो बात करते हैं एक तरीके से सरकास्टिक, बेसिकली एक व्यंग्यपूर्ण भाव की यहाँ पे बात हो रही है, व्यंग्यपूर्ण शैली की बात हो रही है। ठीक इसी तरीके से फोर्थ है हमारा गांधीज बिहेवियर टुवर्ड्स द ब्रिटिश प्रायर टू प्रपोजल ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ द ट्रायल वाज दैट। अभी किसके लिए था, तो ये था काल्म एक्सेप्टेंस, इसके लिए शांति से एक तरीके से हम कह सकते हैं उसके लिए था। ठीक है, शांति स्वीकृति थी बेसिकली। उसके बाद the outcome of Gandhi's the meeting with the officials inquiry commission was that, यानी कि जब गांधी जी की मीटिंग होती है किसके साथ में, ऑफिशियल्स इंक्वायरी कमीशन के साथ में, तब उसका क्या यहाँ पे सामने निकल के आता है नतीजा। तो नतीजा ये होता है अ कंपनसेशन ऑफ 25% वाज सेट, यानी कि 25% जो कंपनसेशन है वो यहाँ पे सेट कर दिया। गांधीज बैटल फॉर पुअर sharecroppers इन चंपारण इम्पली, बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि चंपारण में गरीब बटाईदारों के लिए गांधी, मतलब गरीबों के लिए ये गांधी जी की लड़ाई का मतलब क्या था, तो इसका मतलब था द पावर ऑफ यूनिटी, द पावर ऑफ यूनिटी। ऑप्शन बी राइट। अब ये तो हो गया हमारा गांधी जी वाले चैप्टर से। अब इसमें एक और एक्सट्रैक्ट आपका पूछा गया है, पहले तो आपने ये समझ लिया, अब इसी के संबंध में एक और है, देखो यहाँ पे है। अब ये जो है वो आपका डीप वाटर वाला जो चैप्टर है, आई थिंक मुझे वहीं से लिया गया है, ठीक है ना, ये डीप वाटर चैप्टर जो है मुझे लगता है वहीं से है। चलिए देखें, हम पढ़ेंगे डगलस, हाँ उसी से लिया गया, राइट है। चलो देखो, व्हाई डिड डगलस गो टू स्विम एट लेक वेंटवर्थ, यानी कि डगलस जो है स्विम करने के लिए वेंटवर्थ लेक में क्यों जाता है, तो वो इसलिए जाता है टू नो फॉर श्योर दैट ही हैड ओवरकम हिज फियर ऑफ ड्राउनिंग इन वाटर, यानी कि वो इसलिए जाता है उस लेक वेंटवर्थ में स्विमिंग करने के लिए, ताकि वो इस चीज का पता लगा सके कि क्या वो, मतलब कि बेसिकली अपना डर दूर करने के लिए, अपने डर से बाहर निकलने के लिए, कि कहीं वो पानी में डूब तो नहीं जाएगा, पानी में जाने का जो डर है उसको खत्म करने। ठीक इसी तरीके से सेकंड है select the option that lists the correct inference based on the information in extract। इस एक्सट्रैक्ट में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके संबंध में एक सही राइट आंसर यहाँ पे चुनो। तो जो इंफॉर्मेशन दी गई है उस संबंध में ट्रिगर्स आइसलैंड एंड स्टेम एक्ट आइसलैंड आर बोथ लोकेटेड इन लेक वेंटवर्थ। तो बी जो है हमारा ये इसका राइट आंसर, ठीक है। एज ऑल्सो इज राइट क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट वाज द रीजन फॉर द रिटर्न ऑफ टेरर। बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया है कि आतंक की एक तरीके से वापसी कैसे होती है, तो ये वापसी होती है प्रायर ड्राउनिंग एक्सपीरियंस, यानी कि जब उसको इस चीज का डूबने का जो पहला अनुभव होता है
उससे उसको लगता है कि अब मैं बहुत ज्यादा डर गया हूँ, मैं मतलब आतंक आ जाता है एक तरीके से, उसके डर बैठ जाता है। Douglas mentioned that the old sensation returned in nature. He means that he felt the familiar feeling of fear. क्या है ये? सिंपल सा छोटा सा आंसर है, ऑन ए स्मॉल स्केल, इस आधार पे एक छोटे से स्तर पे। फिफ्थ हमारा, हाउ डिड डगलस हैंडल द ओल्ड सेनेस्टियन, यानी कि वो किस तरीके से अपने जो पुराना एक तरीके से कह सकते हैं उसका जो डर होता है, एक तरीके से कहते हैं सनसनी खबर टाइप ऐसा जो होता है, उसे किस तरीके से हैंडल करता है। तो एड्रेस्ड इट, यानी कि उसे संबोधित करके ये हैंडल करता है। एंड आगे है, हु हियर डगलस स्क्रीम, यानी कि डगलस की जो चीख है वो कौन सुनता है? तो सिर्फ ओनली वन थिंग, दैट इज वाटर। सिर्फ उसकी चीख पानी को सुनाई देती है या फिर पानी सुनता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 के ये जो दोनों पार्ट्स थे हमारे, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ, बेसिकली क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 था, आ गया, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमारे दो पार्ट थे जो कि एमसीक्यू बेस्ड थे, किस पर? और जो हमारे एक तरीके से कह सकते हैं पोएम्स जो थी, पोएम्स उसके आधार पे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर के आधार पे था, विश्वास वाले दो चैप्टर थे इसमें। और उसके बाद आता है हमारा अगला जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। बेसिकली ये बेस्ड था हमारा फ्लेमिंगो के चैप्टर के एक्सट्रैक्ट थे, जो कि हमने समझ लिया है। अब आ जाता है हमारा अगला। अगला बेसिकली देखते हैं क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 9 में, अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन गिवन लो यू इन 30 to 40 वर्ड्स, यानी कि हमें दो दो मार्क्स के 6 क्वेश्चन दिए गए, इनमें से किन्हीं 5 को यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। पहला क्वेश्चन है, ए क्वेश्चन, Why is poet's mother compared to the late winter's moon? जो पोएट है वो अपनी माँ को लेट विंटर मून से किस तरीके से कंपेयर करता है, ये हमें समझाना है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू अचीव, यानी कि 12 तक गिनती करने और उसे स्थिर रखने में क्या हासिल होता है। सी है, व्हाई वर द विलेजर्स सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ क्लासरूम, यानी कि जो गांव के बूढ़े बाड़े लोग थे, बुजुर्ग थे, वो उस दिन क्लास में क्यों बैठे थे पीछे की साइड। डी है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द लिटर, जो टाइटल है लोस्ट स्प्रिंग, इसे हमें समझाना है। ई है हमारा, हाउ डिड द क्रॉफ्टर ट्रीट पैडलर एंड व्हाई। एंड एफ है, मेंशन द हजार्ड वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स। तो ये है हमारे 6 क्वेश्चन, इसमें से किन्हीं 5 का हमें यहाँ पे आंसर देना है। चलिए आंसर देते हैं भाई, एक सेकेंड। पहले का आंसर देते हैं, व्हाई इज दैट पोएट्स मदर कंपेयर्ड टू हिज लेट विंटर्स मून, तो किस तरीके से करता है या व्हाई इज। देखो आंसर पहला है, आंसर ए, द पोएट्स मदर हैज बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून बिकॉज विंटर लाइक ओल्ड एज, जो जो सर्दियां होती हैं वो हमें एक तरीके से ओल्ड एज की लगती है। इज अ टाइम ऑफ इनएक्टिविटी, जब वो किसी तरीके की एक्टिविटी हम नहीं कर पाते। विंटर रिमाइंड्स अस अबाउट द अप्रोचिंग एंड ऑफ द ईयर, विंटर में ये बताता है कि हमारा जो साल है वो अब एक तरीके से खत्म होने वाला है। सिमिलैरिटी इन ह्यूमन बीइंग, ओल्ड एज रिमेन्स अस अबाउट द अप्रोचिंग एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ, इट मीन्स दैट, यानी कि इसी तरीके से जो ओल्ड एज है, ठीक है ना, वो हमें क्या रिमाइंड कराती है, वो ये चीज हमें बताती है कि हमारी लाइफ के आखिरी समय आ चुके हैं, इट मीन्स डेथ हमारी नजदीक आ चुकी है। इन ओल्ड डेज अ मून ग्रोज पेल लाइक डेथ, यानी कि इस विंटर में जो मून होता है वो एक तरीके से इस तरह से ग्रो होता है जैसे कि मर चुका हो, इसी तरीके से डेथ भी है। जस्ट एज द मून इन द लेट विंटर्स लुक्स पेल वाइट, यानी कि विंटर्स में एक तरीके से बूढ़े सफेद कलर का मून लगता है, उसी तरीके से जो ओल्ड एज है वो भी एक तरीके से कहते हैं खत्म होने की कगार पे होती है। तो इस तरह से लेखक ने अपने माँ की तुलना उस लेट विंटर मून से की है। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा हो गया। सेकंड है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू अचीव, क्या है और क्या ये क्या हमें अचीव होगा। तो देखो, काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू अचीव क्या,
दिस एक्टिविटी वुड क्रिएट अ मोमेंट ऑफ thoughtness among all, a condition which is foremost for the survival of humanity. Basically ये यहाँ पे क्या बताता है, भारत तक गिनना और उसे उसे इससे रखने से हमें क्या हासिल होगा। तो ये गतिविधि जो है वो हमें एक क्षण के लिए एकता पैदा करने की यहाँ पे बात करती है, जो कि हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है और मानव के जीवन के लिए, मानवता को बचाए रखने के लिए। इट विल ऑल्सो गिव अस टाइम टू एनालाइज आवर एक्शंस, ये हमें टाइम देता है कि हमने किस तरीके के एक्शंस लिए हैं उसको एनालाइज कर सकें, डिसीजंस हमने क्या लिए हैं और उसके क्या क्या परिणाम निकले, ये सभी जानने के लिए हमें 12 तक गिनना है और स्थिर रहना है। We will be able to find the solution to all our problems, dissatisfaction and difficulties. इसलिए ये हमें बताता है कि हमने जो भी कार्य किए उसके क्या परिणाम निकले, कार्य हमने कैसे किए, हम इसका समाधान भी खोज सकते हैं। हमारी समस्याएं क्या है, हम समस्याओं का समाधान भी खोज सकते हैं। ये चीज जो हम कैसे कर सकते हैं, जब हम 12 तक गिने और स्थिर हो जाए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन है, why were the villagers sitting there in the back of the classroom? तो देखो, the villagers like old houser, postmaster, several sorry, others were there in the classroom because it was their way to showing respect of their country and taking M. Hamel for his 40 years of faithful service. They do felt sorry that they had not been to be school. यानी कि विलेजर्स जो हैं वहाँ पे इसलिए बैठे होते हैं तो जैसा कि आपको पता है एक ऑर्डर आया हुआ होता है कि अब से फ्रेंच लैंग्वेज वहाँ पे नहीं पढ़ाई जाएगी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी मातृभाषा के प्रति अपने जागरूक एक तरीके से अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए, उसको एक तरीके से कैसे सम्मान देने के लिए सभी बुजुर्ग लोग उस क्लास में बैठे होते हैं। एम हेमल ने अपने 40 साल के इस करियर में पहली बार ये चीज़ देखी थी और वो फ्रेंच लैंग्वेज ही पढ़ाते थे। और बुजुर्ग जो वे कहते हैं कि हम अपने टाइम पे स्कूल नहीं गए, जिसकी वजह से हम अपनी मातृभाषा फ्रेंच लैंग्वेज से हम अपरिचित रहे। ठीक है, तो ए बी सी तीनों कंप्लीट हो गए। अब इसमें आ जाता है अगला क्वेश्चन। अगला है डी, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ लोस्ट स्प्रिंग। लोस्ट स्प्रिंग के हमें सिग्निफिकेंस बता। बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं तो बहुत सारे सिंपल्स हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द सेशन ऑप्टिमिज्म एंड होप इट सिंबल्स लाइफ। सबसे पहला है बेसिकली ये सिंबल्स हैं किसके, लाइफ के। बट अनफॉर्चुनेटली millions of children in our country waste their childhood in rag picking and other hazardous industries। यानी कि वैसे तो ये लोस्ट स्प्रिंग जो है बेसिकली सिंबल्स है लाइफ का, लेकिन यहाँ पे दुर्भाग्यवश हमारे देश में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि रैग पिकिंग करते हैं या फिर किसी हैजार्ड इंडस्ट्री में काम करते हैं। द जॉय ऑफ चाइल्डहुड, द वाइब्रेंस ऑफ स्प्रिंग इन द लॉस्ट, यानी कि वो अपने चाइल्डहुड को खो चुके होते हैं, वो अपनी मौज मस्ती को खो चुके होते हैं इन द गार्बेज और डिंगी सेल्स विद फोनेस, यानी कि वो एक तरीके से उस कूड़े के ढेर में सब कुछ हम कह सकते हैं कि खो चुके होते हैं। दे सी वेरी लिटिल होप of escaping from their improved life of misery of deprivation। बेसिकली ये जो है हमें बताता है कि उन्हें दुखों का अभाव जो है वो किस तरीके से होता है और उनके बचने की, यहाँ से निकलने की उम्मीद काफी कम होती है। मोरेवर, यानी कि इसके अलावा years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream। बेसिकली इसके अलावा वर्षों के दिमागी इस परिश्रम की वजह से बच्चे के देखने की क्षमता भी खत्म हो जाती। दे आर entangled in a spiral that moves from poverty, apathy to greed and injustice। बेसिकली ये एक ऐसे उस सांप की कुंडली की तरह यहाँ पे हम बंद जाते हैं जहां से निकलने के तरीके से मुश्किल है, जो कि एक तरीके का अन्याय जैसा प्रतीत होता है। ठीक है ना, तो 4 क्वेश्चन अभी तक के ए बी सी डी कंप्लीट हो गए। एक ही बात करते हैं, हाउ डिड द क्रॉफ्टर
ट्रीट पैडलर एंड वाई, कैसे क्रॉफ्टर जो है पैडलर को ट्रीट करता है और वो ऐसा क्यों करता है। तो क्रॉफ्टर वाज अ लोनली मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, यानी कि वो एक अकेला आदमी है क्रॉफ्टर, जिसकी ना कोई वाइफ है ना कोई चाइल्ड है। ही craved and desired human company to share his loneliness, यानी कि वो इस चीज का उसने प्रण लिया था, कहते हैं वो इस चीज को मानता था कि वो अपने इस loneliness यानी कि अपने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए लोगों को कंपनी देगा। He welcomed the peddler and offered him fudge, super and even tobacco, यानी कि जो पेडलर होता है, सॉरी, जो क्रॉफ्टर होता है वो पेडलर को वेलकम करता है, उसका स्वागत करता है और उसे तंबाकू वगैरह खाने के लिए पूछता है। ही प्लेड कार्ड्स विद हिम, वो उसके साथ कार्ड्स खेलता है। ही इवन शोड हिम हिज इयररिंग्स एंड लेट हिम नो वर इट वाज कीप्ड, यानी कि वो उसे अपनी रिंग भी इयररिंग्स भी दिखाता है और वो बताता है आखिर ये हैं क्या, कहाँ रखे, इस तरीके से। तो क्रॉफ्टर पैडलर को क्यों ट्रीट करता है और ट्रीट कैसे करता है, ये आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो आखिरी क्वेश्चन है, मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्रीज। तो क्या हैजार्ड्स हैं, देखो, द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास इंडस्ट्री बेंगल्स इंडस्ट्री इज too slow for long hours in front of glass functions with high temperature is dingy cells devote to light and air। बेसिकली ये जो हैजार्ड्स इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं बहुत घंटों तक उन्हें काम करना पड़ता है, स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें नहीं मिलती हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से उनके सेल्स जो वो डैमेज हो सकते हैं और उनकी ईयर ऑफ जो एज है वो भी कम होने लगती है। The improvised workers toil in hazards working conditions, यानी कि उनकी जो कंडीशन होती है वो बहुत ही खराब होती है उसमें काम करने के दौरान। While working the polishing the glass with glass powder without proper protection of the eye even leave them blind, यानी कि ग्लास जो होता है उसके पाउडर, मतलब ग्लास का जो पाउडर होता है या उस पे पाउडर चढ़ाना होता है, जो भी है कांच का छोटा सा पाउडर, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, जिस तरीके का आप नॉर्मल पाउडर यूज करते हो उसी तरीके के पाउडर को काम करना पड़ता है, पाउडर के साथ में काम करना पड़ता है, जहाँ पे किसी भी तरीके का कोई प्रोटेक्शन वहां पे देखने को नहीं मिलता। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर, इतनी जल्दी मत जा यार, अभी और समझाना बच्चों को। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 के ये टोटल 6 क्वेश्चन, जिसमें से हमें किन्हीं 5 के उत्तर यहाँ पे लिखने थे। तो आई होप क्लियरली क्वेश्चन नंबर 9 के जितने भी क्वेश्चन हैं ए बी सी डी ई एफ कंप्लीट आपको समझ में आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, अटेम्प्ट एनी टू आउट ऑफ 3, 2 into 4, 2 into 2 is equal to 4 marks। तो देखो 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हाउ हैज रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन लेफ्ट मार्क्स ऑन नेचर एंड इट्स रिसोर्सेज। बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब है मानव जनसंख्या में तीव्र गति से प्रकृति को एक तरीके से हम कह सकते हैं उनके संसाधनों पर किस तरीके से छाप छोड़ी है, ये समझाना है। व्हाट डू यू लर्न अबाउट ग्लेसवर्क इल्यूशन ड्यूरिंग 1894। बेसिकली 1894 के ग्लेसवर्क इलिनॉइस के बारे में आप क्या समझते हैं। हाउ डिड टाइगर किंग बिकम द विक्टिम ऑफ 100 टाइगर। दो दो मार्क्स से क्वेश्चन है, हालांकि मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा, अगर 5 मार्क्स में भी आ जाएगा तो भी लिख दोगे। तो पहला क्वेश्चन इसको समझते हैं। तो देखो ह्यूमन पॉपुलेशन, पहले क्वेश्चन समझ लो क्या है। हाउ वाज रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, जिस तरीके से मानवीय जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेफ्ट मार्क्स ऑन नेचर एंड इट्स रिसोर्सेज, यानी कि पर्यावरण पर और संसाधनों पर उसने किस तरीके की छाप छोड़ी है ये समझा। तो ह्यूमन पॉपुलेशन हैज बीन अराउंड 12 12,000 years on the planet. It is very short passage of time on geological clock. During the period, human has created rugs, dominance on nature's left cast. Basically, जिस तरीके से मानव की जनसंख्या बढ़ती गई है उसने
बहुत ही एक तरीके से हम कह सकते हैं निशान छोड़े हैं प्रकृति पर, और इस दौरान उसने प्रकृति पर हंगामा मचा दिया एक तरीके से, और प्रकृति पर बहुत ही खतरनाक निशान छोड़े हैं, निगेटिव प्रभाव। ब्यूटीफुल ग्रीन आइसलैंड हैज टर्न इनटू विलेजेस, टाउन, सिटीज, मेगा सिटीज। जितने भी प्राकृतिक हरे भरे संसाधन थे, स्थान थे, वो अब एक गांव में बदल चुके हैं, एक टाउन सिटी, एक मेगा सिटी में बदल चुके हैं। मैनी ऑफ स्पीसीज हैव एक्सटेंड, बहुत सारी प्रजातियां वो लुप्त होती जा रही हैं। मैनी ऑफ आर स्ट्रगलिंग इन सर्वाइव, यानी कि कुछ तो खत्म हो गई हैं और कुछ तो सर्वाइव करने के लिए ऐसा स्ट्रगल करने के आने वाले टाइम पे वो भी खत्म हो सकती हैं। ओवर consumption of the natural resources has been leading to a great threat to all the creatures. Fossil fuel has created a blanket of carbon dioxide resulting in climate change, global warming and depletion in ozone layer, यानी कि इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है कि लेयर्स जो है वो कम पड़ती जा रही है, छेद होता जा रहा है कहीं कहीं पे, तो ओजोन लेयर जो छेद हो गया है। It is disrupting food chain to humans do not have bring future unless ecological balance is maintained। यानी कि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसने प्रकृति पर, प्रकृति के संसाधन पर छाप छोड़ी है, उससे आने वाले टाइम पे हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ना तो शुद्ध पर्यावरण बचेगा, ना ही तो संसाधन बचेंगे। इसीलिए हमें संसाधन और पर्यावरण को स्वच्छ रखने की जरूरत है, ये बताया जाता है इस क्वेश्चन के अंदर। सेकंड, what do you learn about Glassberg illusion during 1894? तो इलोनाइस 1894 के ग्लेसबर्ग से आप क्या, तो ग्लेसबर्ग हैज बीन डिस्क्राइब पीसफुल प्लेस दैट वाज नॉट ravaged बाय द टू वर्ल्ड वॉर्स, यानी कि दो विश्व युद्धों के दौरान एक तरीके से ये एक ऐसा स्थान है जो काफी शांतिपूर्ण था, जहाँ पे युद्ध नहीं हुआ, बचा। इट हैज ओल्ड फार्म्ड हाउसेज, hug lawns and planted trees with expanded branches, यानी कि यहाँ पे पुराने तरीके के फ्रेम वाले यहाँ पे घर हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे विशाल लॉन और जो विस्तृत शाखाएं हैं इसकी वो भी यहाँ पे हैं, और शानदार यहाँ पे बहुत ही ट्रेस है इसकी ब्रांचेस। द मैन वुड स्मोक सिगार टॉक क्वाइटली, यहाँ पे जो लोग हैं वो शांति से सिगरेट पीते हैं, बात करते हैं। द वुमेन वुड बी वेविंग पाल्म लीव्स फैंस, यानी कि जो एक तरीके से कहते हैं जो महिलाएं हैं वो क्या कर रही हैं, वो तार के पत्तों के जो पंखे हैं उनको लहरा रही हैं। दे हैव एम्पल टाइम ऑफ देमसेल्फ, यानी कि उनके पास बहुत ही पर्याप्त समय है, जो कि यहाँ पे आकर अपना पर्याप्त समय दे रहे हैं। हाउ डिड द टाइगर किंग बिकम द विक्टिम ऑफ 100 टाइगर, यानी कि जो टाइगर किंग है वो किस तरीके से 100 टाइगर को मारने वाला बनता है। देखो, द टाइगर किंग मीट हिज द एंड थ्रू द वुडन टाइगर, यानी कि टाइगर जो है बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किस तरीके से टाइगर जो वो मरता है, ठीक है। तो टाइगर किससे मरता है, एक वुडन टाइगर से मरता है, वुडन टाइगर which he had bought as a gift for his son on his third birthday, यानी कि जिसे उसने अपने बच्चे के थर्ड बर्थडे के लिए खरीदा। While he was playing with his son, जब वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा होता है, a splinter of the probably made toy tiger pricked the tiger hand, यानी कि एक तरीके से जैसे जब वो अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है उससे, तो खिलौना जो है वो खराब हो जाता है एक तरीके से और टुकड़े हो जाते हैं। राजा के हाथ में एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा उसका जो कील का टुकड़ा होता है वो उसके शरीर में चुभ जाता है। द इन्फेक्शन टर्न इनटू अ स्कॉट, वो जो इन्फेक्शन होता है उस कील की वजह से, टुकड़े के इन्फेक्शन की वजह से वो फैलने लगता है शरीर में। विच स्प्रेड ऑल ओवर हिज आर्म, वो उसके सभी पूरे आर्म में फैल जाता है। इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट सर्जन्स द किंग्स लाइफ कुड नॉट बी सेव्ड, यानी कि बहुत ही स्पेशल सर्जन से उनकी लाइफ नहीं बचा पाई। द irony is in the fact that in spite of killing nearly all the tigers in area, he had faced that by
100 टाइगर, यानी कि यहाँ पे व्यंग्य ये है कि उसने जो जीवित 100 टाइगर थे उसे तो मार दिया, ठीक है। आपको पता होगा जो 100वां टाइगर था उसे उसने नहीं मारा था, उसके सिपाहियों ने मारा, ठीक है। तो 100वां टाइगर बना उसकी जान लेने वाला एक वुडन टाइगर, ठीक है। तो तीनों ही क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के। आई होप आपको कंप्लीटली यहाँ पे समझ में आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 6 मार्क्स का हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ देयर इज क्वेश्चन नंबर 11, इट इज अटेम्प्ट एनी वन, यानी कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, देयर इज 2 क्वेश्चंस, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन, द क्वेश्चन मार्क्स इज 6। क्वेश्चन नंबर इज 1, द क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर, ठीक है, द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। डिस्कस कॉन्टेक्स्ट चैप्टर द इंडिगो, इंडिगो चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में हमें एक अच्छे नेतृत्वकर्ता की क्या बतानी है, क्वालिटीज बतानी है। On the other hand, the option number is second. The people in the story suddenly, which this story, this is the last lesson, suddenly realize how precious their language is to them. उन्हें एक तरीके से एकदम अचानक से उन्हें एहसास होता है कि उनकी लैंग्वेज कितनी अहम है. What illustrates this and why does this happen? So now we are first going to discuss the qualities of good leader. So a leader is someone who leads the minds of others and convenience them into following his set of ideas and belief. Basically, जो एक अच्छा नेतृत्व करता है वो लोगों को अपनी सोच, अपने सिद्धांतों पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता है और उनके माइंड को एक तरीके से कहता है कि हाँ चलना। A good leader has a mass appeal and man of principle. एक गुड लीडर के पास अपने खुद के बहुत से सिद्धांत होते हैं। वो ट्रूथ, ऑनेस्टी, पेट्रोनिज्म, मॉरलिटी, स्पिरिट ऑफ सर्विस, सैक्रिफाइस आर द हॉलमार्क्स ऑफ अ गुड लीडर। बेसिकली क्या कह रहा है यहाँ पे ये कहते हैं गुड लीडर एक सत्यवादी व्यक्ति होता है, वो ईमानदार होता है, वो पेट्रोनिज्म, मॉरलिटी, नैतिकतावादी, देशभक्ति वाला होता है, वो हमेशा लोगों की सेवा करने वाला होता है, सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस उसी को करना है जो कि उसका एक हॉलमार्क, एक सूचक। A good leader is courageous in the face of adversity and is never a quitter, यानी कि वो लोगों को पीछे हटने के लिए कभी कम मना नहीं करता है, लोगों को प्रोत्साहित करता है। He is motivated and courageous, वो लोगों को मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है। Bring out the best in them, यानी कि वो अच्छे से अच्छा करें और उनकी सराहना करें। He appreciate the efforts of others, यानी कि वो लोगों के जो एफर्ट्स होते हैं उनको कहते हैं अप्रिशिएट करता है, उनको सराहना देता है। एंड इज नॉट बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंट, यानी कि ना उनके साथ वो पक्षपात नहीं करता। हिज एंथुसिज्म इज एविडेंट हिज वर्क एंड लाइफ एंड हिज इंस्पायर्स अदर्स टू फॉलो हिम, यानी कि इसका जो एंथुसिज्म है, उनका जो उत्साह है, वो एक तरीके से लोगों को काम करने के लिए, उनके जीवन जीने के लिए, इवन आगे विकास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ही ब्रिंग्स देम फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, यानी कि जो एक गुड लीडर होता है वो लोगों को अंधेरे से उजाले की तरफ लेके आता है। फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेयरनेस, यानी कि लोगों को इग्नोरेंस, एक तरीके से नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लेके आते हैं। फ्रॉम फियर टू सेल्फ रिलायंस, यानी कि डर से आत्मविश्वासी बनने तक सफर तय करवाता है। वॉयलेंस टू नॉन वॉयलेंस, यानी कि एक जो अपरिहार्य है, अपरिहार्य का एक तरीके से मतलब ये कह सकते हैं जो हिंसा फैली होती है उस हिंसा से अहिंसकवादी बनाने में ये एक गुड लीडर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इज महात्मा गांधी, वो भी यही कार्य करते हैं। हिज फीलिंग्स ऑफ सेक्रीफाइस फॉर हिज मदरलैंड एंड फॉर हिज पीपल मेक हिम अ कमेस्टिक पर्सनैलिटी फॉर देम, यानी कि उसका देशभक्ति के प्रति जो सेक्रीफाइस है, जो उसकी हिम्मत है, वही इसे अपनी एक तरीके से कह सकते हैं इसे एक चमत्कारी व्यक्ति बनाती है। अ गुड लीडर मस्ट बी अ मैन ऑफ वर्ड्स ऑफ हाई इंटीग्रिटी एंड ट्रूथफुलनेस, यानी कि जो गुड लीडर होता है वो अपने बातों पर कायम रहने वाला, ईमानदार और सत्यवादी व्यक्ति होता है। तो ये है एक गुड लीडर की कुछ क्वालिटीज, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा कि जो पीपल्स होते हैं द लास्ट लेसन में, वो उन्हें किस तरीके से अपनी जो लैंग्वेज होती है फ्रेंच लैंग्वेज, उन्हें किस तरह से या फिर किस तरीके से वो अपनी लैंग्वेज को प्रीशियस मानने लगते हैं। उससे दिन से पहले नहीं मानते थे लेकिन उस दिन मान लेते हैं, ऐसा क्यों? तो देखो बेसिकली यहाँ पे हुआ इस तरीके से, इन दिस स्टोरी द लास्ट लेसन
द फ्रांच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अलास्का एंड लोरेन had been passed in Persian hands. ये बेसिकली अंतिम पार्ट में जो एक तरीके से कह सकते हैं अलास्का एंड लोरेन जो है ये क्या होते हैं, एक सेकेंड, हाँ, बेसिकली पर्शिया जो होती है पर्शियन जो होते हैं उनके हाथों में से दे दिया जाता है। दे रिसीव्ड एन ऑर्डर, उन्हें एक ऑर्डर मिलता है फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आता है दैट ओनली जर्मन लैंग्वेज वाज टू टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अलास्का एंड लोरेन, यानी कि एक ऑर्डर आता है कि अब से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी अलास्का और लोरेन के स्कूल्स में। इट वाज देन दैट ऑल देम रियलाइज दैट वैल्यू ऑफ आवर लैंग्वेज, यानी कि यही वो घटना थी जो लोगों को रियलाइज कराती है कि उनकी मातृभाषा उनके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। अब जब ये ऑर्डर आता है तब उसके बाद क्या होता है इसको समझ। द डे वॉज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल डेज, ये दिन बाकी समान दिन से अलग था। इन द स्कूल देयर यूज टू बी द यूजुअल नॉइसी सेंस ऑफ द स्कूल वॉज रिप्लेस्ड, जिस तरीके से नॉर्मली डेज पे स्कूल में शोर होता था वैसा नहीं था। बाय दी कैंटीन्स ऑफ संडे चर्च, जैसा जो जो कैंटीन्स होती है वो संडे के चर्च, यानी कि जिस तरीके चर्च शांत रहता है एकदम, वैसा लग रहा था कैंटीन जहाँ पे हमेशा भगदड़ भगदड़ और खाना पीना चलता रहता था। द yetness of the student was evident by the fact that each one set to work quietly, यानी कि बच्चों को इस चीज का महत्व पता चल गया था कि हम शांति से अपना काम करें, और ये एक तरीके से हम कह सकते हैं, और एमएमएल को इस बात का पता चल जाता है कि आज बच्चे जो है वो काफी तरह मतलब काफी अपनी लगन से अपना काम करें क्योंकि वो शांति से काम करें। द ओनली साउंड इन द क्लास वाज स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स, इतनी शांति थी तो वहां पे अगर कोई लिख रहा है किसी भी चीज को तो उसकी आवाज सुनी जाती। ओवर द पेपर even the village people come and sat on the back benches quietly in the class at student, यानी कि आज के दिन पूरे स्कूल में शांति थी। इवन जो बच्चे थे वो भी पूरे शांत थे, कैंटीन शांत थे जो कि एक चर्च की तरह लग रहे थे। केवल साउंड आ रही थी पेन्स की, एंड जो गांव के बड़े बुजुर्ग लोग थे वो भी यहाँ पे आके बैठे हुए। When the French master M. Hamel announced that it was their last French lesson and he was leaving, these words come as peal of thunder, यानी कि एम हेमल जब इस क्लास में आते हैं अपनी बेंच पे पास पहुंचते हैं, कुर्सी के पास पहुंचते हैं, तब वो इस चीज का अनाउंसमेंट करते हैं कि ये आज का हमारा सबसे आखिरी फ्रेंच लैंग्वेज का सबसे आखिरी लेसन होने वाला है। और वो एक तरीके से हाँ एक सेकेंड, आखिरी लेसन है बेसिकली। फ्रेंच फ्रांस एंड अदर फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग देयर लेसन्स इन फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच स्टूडेंट्स, इवन जो विलेजेस थे वो भी सॉरी कहते हैं एम हेमल को कि हम अपने टाइम पे जो ओल्ड विलेजेस थे वो स्कूल नहीं जा पाए। नाउ डेज में जो स्टूडेंट्स है वो कहते हैं हमने आपके लेसन्स को पढ़ा नहीं, उसके लिए हम आपको सॉरी कहते हैं। His books like French grammar and history of France, which seemed a nuisance a short while ago, looked like old friends now that he could not give up. यानी कि फ्रेंच में, फ्रेंच लैंग्वेज में जो बुक्स थी, जो ग्रामर था, जो हिस्ट्री थी, ठीक है, वो अभी से पहले इस ऑर्डर से पहले एक दोस्त की तरह लग रही थी, लेकिन अब हमें वो एक तरीके से उपद्रवी लग रही हैं। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। द पीपल रियलाइज दैट दे मस्ट प्रोटेक्ट द फ्रेंच लैंग्वेज, द फीलिंग दैट they would be deprived of learning French made them suddenly realize that how precious their language was to them. तो ये है पूरी घटना कि लोगों को कैसे पता चलता है उस ऑर्डर के बाद में क्या होता है, कैसे उनको एहसास होता है अपनी लैंग्वेज के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया आपका यहाँ पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो यहाँ पे आजा भाई, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन 12 आता है हमारा, दो क्वेश्चन है। पहला है हाउ वुड यू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ महाराजास माइनियंस टुवर्ड्स हिम, बेसिकली आप किस तरह से महाराजा के व्यवहार को अपने मंत्रियों के प्रति प्रदर्शित करते हो। डू यू फाइंड देम ट्रूली सिंसियर टुवर्ड्स हिम,
यानी कि क्या आप पाते हो कि ये वाकई में ईमानदार थे या फिर वो किसी डर की वजह से राजा के ऑर्डर्स का यहाँ पे पालन करते। अथवा में है, हाउ डिड टाइगर किंग मीट हिज एंड, टाइगर किंग अपनी मौत तक कैसे पहुंचा, कैसे वो साक्षात्कार हुआ। व्हाट इज आइनिकल अबाउट हिज दैट, हाउ डिड द प्रिडिक्शन द चीफ एस्ट्रोलॉजर कम ट्रू, थॉट ही हैड किल्ड द 100 टाइगर्स, यानी कि एस्ट्रोलॉजर ने यहाँ पे जो भविष्यवाणी की थी वो किस तरीके से इसके एंड का कारण बनी, इसने कैसे टाइगर्स को मारा, सारी चीजें। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो बेसिकली द महाराजा सर्वेंट्स वर ओबीडिएंट एंड अडोरिंग, यानी कि महाराजा के जो सर्वेंट है वो क्या है, एक तरीके से कहते हैं आज्ञाकारी और आराध्य थे, ठीक है। अब मिनियन, ठीक है, ये क्या है, मिनियन एक अनइम्पॉर्टेंट पर्सन था ऑर्गेनाइजेशन हु हैज ओवे ऑर्डर्स, जो कि आदेशों का पालन करता है, ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ देम फियर्ड महाराजास, यानी कि ज्यादातर लोग महाराजा से डरते थे। एंड ट्राई टू प्लेस हिम बाय ओबेइंग हिज इंस्ट्रक्शन, यानी कि वो उनके आदेशों का पालन करने की कोशिश क्या करते थे जितने भी लोग होते थे प्रशासनिक तंत्र में। एंड दे कुड सेव देयर जॉब्स और परहैप्स देयर लाइव्स, यानी कि ताकि वो राजा के प्रकोप से अपनी जॉब को, अपने जीवन को बचा सके। द एस्ट्रोलॉजर वाज फ्राइटेंड, एस्ट्रोलॉजर काफी डरा हुआ था, फोरकास्टिंग हिज दैट, अपनी भविष्यवाणी को राजा को बताने के लिए। तो महाराजा कहता है ही हैज स्टेड दैट ही स्पीक फ्रीली, कि तुम मुझे बिना किसी भय के बताओ। दीवान हु शुड हैव कंसल्ट द किंग अगेंस्ट किलिंग द टाइगर्स, यानी कि दीवान जो था उसने कहा कि तुम, आप जो महाराजा, आप जो है वो टाइगर्स को मारो और आप अपनी मृत्यु पे एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी को गलत साबित करो। इंस्टेड चॉइस टू सपोर्ट हिम हिज मैरिज टू अ प्रिंसेस whose father Realm, एक सेकंड, Realm had a great number of tigers, यानी कि जो दीवान होता है वो कहता है कि महाराजा आपको ऐसे ऐसी जगह शादी करनी चाहिए, ऐसे प्रिंसेस से शादी करनी चाहिए जहाँ के राजा के पास में काफी नंबर ऑफ टाइगर्स होंगे उपलब्ध। He proved that an older tiger that appears his Maharaja's demands because he was frightened of losing his jobs, यानी कि आखिरी टाइगर जिंदा था लेकिन सैनिक उसे बताना नहीं चाहते राजा को, अगर बता देंगे तो वो हमें मार देगा, ठीक है। सिमिलैरिटी, व्हाट इज द सिमिलैरिटी हियर, सिमिलैरिटी द हंड्रेड select the hunters select sorry hunters elected not to alert him of 100 tiger survival and instead killed him themselves for fear of losing their jobs, यानी कि उन्होंने खुद को, उस टाइगर को खुद ही मार दिया और उसने राजा को नहीं बताया, ठीक है। यानी कि 100वां टाइगर जिंदा बच जाता है, जब राजा मारता है तो वो जिंदा बच जाता है, ठीक है। तो जो सैनिक होते हैं वो उसे नहीं बताते राजा को, क्योंकि बता देंगे तो फिर मार देगा, जॉब से निकाल देगा, ऐसा डर होता है, तो उसे खुद ही मार देते हैं। इवन द शॉपकीपर हु सोल्ड द किंग अ चीप वुडन टॉय टाइगर रेज हिज प्राइस टू अवॉइड बीइंग फाइंड अंडर द इमरजेंसी लॉस, यानी कि जिस व्यक्ति से, जो राजा होता है वो एक तरीके से काफी महत्वपूर्ण बर्थडे जब अपने बेटे का मनाता है थर्ड, तो उसके लिए एक वुडन टाइगर लेके जाता है, ठीक है। तो ये उसकी बात यहाँ पे आ जाती है। एज ए रिजल्ट द टाइगर के सर्वेंट वाज मोटिवेटेड बाय फियर रादर देन जेन्युइन फीलिंग्स फ्रॉम द रूलर। बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है राजा की जो प्रजा थी वो बेसिकली पूरी तरीके से भयभीत थी, उनसे काफी डरी हुई थी, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे इजीली इस तरीके से रियलाइज कर पाओ। कंप्लीटली आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 12 इजीली तरीके से, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला यहाँ पे था हमारा किस तरीके से कि हाउ डिड टाइगर किंग मीट हिज एंड व्हाट इज द आर्टिकल अबाउट हिज डेथ, क्या व्यंग्य है। हाउ डिड द प्रेडिक्शन ऑफ चीफ एस्ट्रोलॉजर कम ट्रू एंड किल द 100 टाइगर्स। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर। तो देखो, इट वाज थर्ड बर्थडे ऑफ द महाराजा सन, he wanted to buy a present from the toy shop, यानी कि वो जाता है वहाँ पे टॉय शॉप पे, वो टाइगर खरीदेगा। he bought a wooden tiger which is poorly carved by as unskilled carpenter, यानी कि वो एक ऐसे लकड़ी के टाइगर को खरीद के लेके आता है जो कि अपने इस काम में कारपेंटर क्या था, अनस्किल्ड, अपने काम में अकुशल था। it had a rough surface with tiny silvers of wood standing up like coils all over it. It him
आर्म्स गॉट इन्फेक्टेड, यानी कि कुछ कीलें उसकी लकड़ी के आसपास थी, यानी कि उसमें जुड़ी हुई थी। और जब वो टूटता है, जब उसके साथ खेल रहा होता है, तो राजा के एक बाह में क्या होता है, वो कील चुभ जाती है और वो इन्फेक्टेड हो जाता है। इन 4 days, इन 4 के अंदर ही डेवलप इनटू अ सपोर्टिंग स्कोर, सॉरी सपोर्ट सोर एंड स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, यानी कि 4 दिनों के अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो उसके पूरे के पूरे शरीर में फैल जाता है। द टाइगर किंग डाइड वाइल बीइंग ऑपरेटिंग अपॉन, जब उसका ऑपरेशन चल रहा था तभी वो मर जाता है। द टाइगर किंग्स डेथ इज आयनिकली बट इट नॉट सरप्राइजिंग, यानी कि टाइगर किंग की मौत जो है वो एक आर्निकल है, एक व्यंग है, ना कि कोई सरप्राइज है। हैविंग किल्ड द 100 टाइगर, जब वो 100वां टाइगर मार रहा होता है, द टाइगर वाज थ्रिल्ड फॉर हैड फुलफिल्ड हिज वॉ एंड डिस्प्रूव्ड द प्रेडिक्ट ऑफ रॉयल एस्ट्रोलॉजर, यानी कि जब वो 100वें टाइगर को मार रहा होता है तब वो इस चीज को कहता है कि मैंने एस्ट्रोलॉजर की जो भविष्यवाणी थी उसको यहाँ पे गलत साबित किया। He was is for thought he would not die of tiger's attack, अब उसने ये तय कर लिया था कि अब वो टाइगर, मतलब अब जो राजा है उसने ये सुनिश्चित कर लिया कि अब वो टाइगर के अटैक से नहीं मरेगा। नो वंडर नाइन लक डू, ही ऑर्डर द डेड टाइगर टू बी टेकन इन प्रोसेशन, थॉट he town and get the tomb erected over it. All this while did not know king didn't know the 100 जो टाइगर था was not killed by him but other hunters, they is indeed quite funny, यानी कि राजा जब 100वें टाइगर को मारता है तब वो मारता नहीं, सेम बेसिकली 2 क्वेश्चन एज इट इज सेम यहाँ पे पूछे गए, बस थोड़ा बहुत चीज आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं, ठीक है। उसके बाद डेथ वाज लकिंग, एक सेकेंड, हाँ, death was lurking around him and king was unaware of it. Again, it is ironical that the king who killed 100 tigers was bold of fearless, died of mere silver on the body of wooden tiger, मृत्यु उसकी किसी जिंदा टाइगर से नहीं बल्कि एक लकड़ी के टाइगर से होती है। Thus, ironical death does come his promised year, यानी कि एक तरीके से व्यंग्यात्मक विडंबना पूर्व इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 के जो 2 क्वेश्चन थे हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, और इस तरीके से आज का हमारा जो यहाँ का वीडियो था वो कंप्लीटली हमने यहाँ पे समझ लिया है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पे बेसिकली मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ यहाँ पे, तो पहले क्वेश्चन नंबर 9 के हमने ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट किए सारे के सारे, और ये सभी इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। एंड आई होप कि आपको सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। क्वेश्चन 10 में 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस हैं एंड यू हैव टू ओनली राइट ओनली 2 क्वेश्चंस, सो 2 क्वेश्चंस हमने यहाँ के अटेम्प्ट किए। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे 2 क्वेश्चन है 6 मार्क्स के, वो भी हमने इजीली तरीके से एंड बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। एंड आई होप सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में भी आई होंगी। 12 का अभी हमने देख लिया। तो इस तरह से आज का हमारा जो वीडियो था वो यहाँ पे हम करते हैं। गाइस एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि वीडियो में जो भी चीज आपको बताई गई है अगर आपको समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, और क्या आपको समझ में आया है इसके बारे में अपना फीडबैक जरूर देना कि सर आपने जो समझाया है हमें समझ में आया है, या कुछ गलती हो गई है, या कुछ और इम्प्रूव करना चाहिए आपको। बहुत सारी चीजें जो आप कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में हमसे कह सकते हो। इवन इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको, आप मुझे वहां पे जाके फॉलो कर सकते हो और आप अपनी जो क्वेरी क्वेश्चन डाउट होते हैं आप मुझे वहां से जाके पूछ सकते हो। अगली वीडियो में हम सेक्शन ए इवन कंप्लीट इस क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाओगे जो रीडिंग सेक्शन है यहाँ पे है, अब इस रीडिंग सेक्शन में 2 क्वेश्चन है, केस बेस्ड और एक नॉर्मल अनसीन पैसेज, जिसमें 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसमें ग्रामेटिकल पार्ट का तो जो ये बी वाला पार्ट है ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट यहाँ पे कर लिया है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए। लेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।